repeat, keep on repeating until the user enters site that password again. It will proceed further, otherwise it will repeat the same. And other one is like it keep on repeating. It's you do not proceed further. ठीक है जी, स्टार्टिंग में तो आपने बड़ा अच्छा बताया, पर लास्ट में आके थोड़ा सा ऐसा कर दिया। आप बताओ टाइप्स ऑफ लूप्स। कल हमने एक सिंपल सी एग्जांपल करी थी जिसमें हमने एक व्हाइल लूप करी थी। मैंने आपको क्या वो एग्जांपल पहले एक बार लिख लेती हूँ। प्रिंट क्या कराया था, कौन सी एग्जांपल करी थी, देखना ओपन करके एक बार कि कल हमने कौन सी एग्जांपल करी थी। 5 टाइम हेलो प्रिंट कराया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ जिसकी कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करा रही हूँ। यहाँ पे आके कंडीशन चेक हो रही है कि व्हाइल जब तक हमारे पास क्या है, अरे यार, जब तक हमारे पास इस आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी तब तक क्या प्रिंट कराते जाना है। और इस चीज का जो आउटपुट है दैट विल बी एन इनफाइनाइट लूप। ठीक है जी, इनफाइनाइट लूप क्यों रहेगा ये, हाँ जी, 1 is always less than 5। हाँ, क्योंकि 1 is always less than 5 तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। दैट इज वाई ये कोड जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। दैट इज वाई हमें क्या करना पड़ता है, हम हर स्टेप में आके जो भी हमारा काउंटर वेरिएबल होता है उसको बाय वन क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये सिंपल है, ये सबको समझ आ गया था। ठीक है जी, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे ये जो आई वेरिएबल बेसिकली ले रही हूँ जो कि ये स्टोर करा रहा है कि हमारी कौन सी आइटरेशन चल रही है, हम इस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं, चेक करते हैं। अरे यार, इनफाइनाइट लूप चला दी। अगर आपके पास इनफाइनाइट लूप आ जाए ना, कर्नल को इंटरप्ट कर देना होता है। ठीक है जी, बेसिकली जो कोड एग्जीक्यूशन होती है हमारी रुक जाती है। और एक प्रॉब्लम होती है व्हेनेवर हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप चलती है ना, सिस्टम उसके बाद बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली बिना रुके कंटिन्यूसली उसको एक काम करना है। ठीक है जी, तो अब देखो जैसे मेरा सिस्टम भी हैंग होने लग गया, ये इंटरप्ट कर्नल पर मैं कर रही हूँ तो वो कितना स्लो हो रहा है। ये देखो ऊपर ये शो हो रहा है। अरे यार, एक मिनट, एक जब ये कनेक्ट हो जाती है ना ये और स्लो हो जाता है। जब
ये देखो जी सही चल रहा है ना, पहली इटरेशन में आई की वैल्यू 1 जा रही है। अगली में 2 एंड सो ऑन। ये जो यूजर है ये सही यूजर नेम नहीं प्रोवाइड कर देता एंड पासवर्ड भी सही नहीं प्रोवाइड कर देता, तब तक क्या करना है, तब तक इस पूरे के पूरे कोड को दोबारा दोबारा एग्जीक्यूट कराते जाना है। ये देखो जी ये आएगा हमारे पास। यहाँ पे मैंने क्या करा कि जब तक जो यूजर नेम यहाँ पे अरे यार एक मैंने गलत किया, ये ऊपर ही आएगा, ये ऊपर ही नहीं आएगा, बेसिकली ये 2 बार आएगा हमारे पास। एक बार हम क्या कर रहे हैं, यूजर से उसकी पहली बार तो एटलीस्ट हमें देनी पड़ेगी ना इनपुट, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे यूजर से उसके उसका यूजर नेम और पासवर्ड पूछा, और जब तक यूजर सही यूजर नेम एंड सही पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर देता तब तक हमें क्या प्रिंट कराते जाना है, तब तक हमें प्रिंट कराते जाना है ट्राई अगेन रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। ऐसा ही होगा ना, जब तक यूजर सही वैल्यूज नहीं प्रोवाइड करेगा, नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है कि दोनों चीजें इक्वल ना आती रही, तब तक हमें यूजर को बताते जाना है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हैव बीन एंटर्ड, और उसको दोबारा इनपुट डालने के लिए इनपुट फंक्शन लगा देना है। ठीक है जी, और अगर उसने सही प्रोवाइड कर दिया फिर वो वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा, राइट। तो उसके लिए मैं लूप से बाहर ही लिख रही हूँ लॉग इन सक्सेसफुल। पहले इतना नोट करो, फिर इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं ये सही चल रहा है या नहीं, फिर समझाती हूँ कि क्या करा हमने यहाँ पे। साइज वाली कंडीशन में आपने इक्वल टू लगा दिया। कर लिया जी नोट। ठीक है जी, अब देखो जिसको समझ नहीं आया
क्या हो गया जी? देखो, सबसे पहले लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी, राइट? यूजर से इनपुट में यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। तो सपोज जो यूजर नेम इनपुट के अंदर वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू दी है, मतलब कि जो यूजर ने इनपुट में वैल्यू दी है फॉर यूजर नेम, सपोज उसमें कुछ उसने लिख दिया एडमिन, ठीक है। सिमिलरली जो उससे पासवर्ड पूछा गया, सपोज पासवर्ड में लिख दिया गया 1234, ये दो लाइंस एग्जीक्यूट होगी जी। अब यहाँ पे जाया जाएगा। अब हमने क्या लिखा है कि जब तक यूजर नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट है, मतलब कि चेक करा गया कि क्या जो यूजर नेम है दैट इज एडमिन नॉट इक्वल टू एडमिन। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा जी? ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? हाँ, दोनों चीजें इक्वल नहीं है। इवन तो हमने यहाँ पे ये सही लिखा है, बट देखो केस में फर्क है ना, ये लोअर केस है, ये अपर केस है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। सिमिलरली पासवर्ड चेक करा गया, पासवर्ड हमने क्या प्रोवाइड करा है? 1234। तो 1234 नॉट इक्वल टू एडमिन 123। इसका रिजल्ट भी क्या आ गया? ट्रू आ गया। तो ट्रू एंड ट्रू का फाइनल रिजल्ट हमारे पास ट्रू ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई, दैट इज वाई हमारे पास आउटपुट में लिखा आएगा प्रिंट ट्राई अगेन रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, और फिर से यूजर से नेम पूछा जाएगा एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। ऐसा ही होता है ना लूप में। यहाँ पे मैंने एक कल सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया था कि क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करी जाती है। अब ये कंडीशन हमारे पास दो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, इधर फॉल्स और ट्रू। फॉल्स के केस में तो सिंपल सा होता है, जैसे अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाता, फॉल्स यहाँ पे कब होता? जब यूजर नेम भी सही आ गया, पासवर्ड भी सही आ गया है, ठीक है जी, तब ये फॉल्स हो जाता। उस केस में क्या होता? लूप जो है वो एंड हो जाती, लूप वाला पार्ट स्किप हो जाता है ये पूरा का पूरा, और सीधा यहाँ पे आ जाता लॉग इन सक्सेसफुल। पर जिस केस में कंडीशन का रिजल्ट ट्रू हो जाता है, उस केस में लूप की बॉडी के अंदर एंटर करके वो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कराई जाती है, और लूप की बॉडी में लिखा हुआ था ट्राई अगेन ऐसा ऐसा। ये सारी की सारी एग्जीक्यूशन होने के बाद जब मतलब कि जब एक बार ये प्रिंट करा दिया ट्राई अगेन, यूजर से उसका नेम एंड पासवर्ड पूछ लिया गया, फिर से वापस जाया जाता है इस कंडीशन पे, फिर से कंडीशन चेक करी जाती है। ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। एंड कब होगा? जब ये कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा। दिस इज हाउ लूप वर्क्स। समझ आया जी? ठीक है। तो इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग अ नंबर ऑफ टाइम्स, हमें क्या कर देना है? उसको लूप के अंदर लिख। इतना क्लियर है जी? ठीक है। अब देखो, फॉर लूप की, व्हाइल लूप की बहुत सारी एग्जांपल्स हम करने वाले हैं, ठीक है। पर आई होप कि आपको व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देखो, जो हमने यहाँ पे दो डिफरेंट एग्जांपल्स करी है ना, यहाँ पे हमने ये एग्जांपल करी थी और एक हम यहाँ पे ये एग्जांपल कर रहे हैं। तो ऊपर वाले एग्जांपल के केस में देखो, हम एक वेरिएबल ले रहे थे, उस वेरिएबल की वैल्यू बाय वन इंक्रीमेंट भी करा रहे थे, ठीक है जी। तो ये एक ऐसी सी लूप है जो हमें पता है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स इतनी बार चलानी है। देन हम क्या कर देते हैं, खुद से एक वेरिएबल बना के उसके ऊपर उसको डिपेंडेंट बना देते हैं। उस केस में क्या हमें करना पड़ता है? पहले खुद से एक वेरिएबल बनाओ, फिर कंडीशन लिखो कि जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू इससे कम या ज्यादा रहेगी तब तक टास्क रिपीट कराना है। देन उस वेरिएबल की मैनुअल वैल्यू क्या कराओ? इंक्रीमेंट भी कराओ। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि वो लूप कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलानी है। वो 1 2 5 7 10 कितनी बार भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अब मैंने ना यहाँ पे गलत डाल दी दोनों चीजें, मेरे पास आ गया ट्राई अगेन रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, फिर मैंने फिर से गलत डाल दी, फिर आगे ट्राई अगेन रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, फिर से आ गया। अब मैं सपोज सही डाल दूं एक बार में आके,
अब हमारे पास आ गया लॉग इन सक्सेसफुल, क्योंकि जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये पूरा का पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा और बाहर आके वो देख रहा है कि प्रिंट कराना है लॉग इन सक्सेसफुल, दैट इज वाई हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है। एक बार ये जो लूप है 3 टाइम्स, पर दूसरी बार में मैंने क्या कर दिया, पहली बार में ही वैल्यूज ठीक दे दी, तो पहली बार में लॉग इन सक्सेसफुल आ गया। तो यहाँ पे कोई फिक्स थोड़ी ना है कि इस लूप को इतने टाइम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है। दैट इज वाई हमें कोई एडिशनल वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ रही, किसी को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इतना समझ आ गया जी? नहीं समझ आया क्या? जब दोनों ट्रू होंगे तभी लॉगिन होगा। हाँ, क्योंकि एंड है ना बीच में, एंड का एक करंट डाल रहा हूँ तब भी लॉगिन हो जाएगा। और तो नहीं लगाया आपने? मेरा ऐसे ही हो रहा है क्या? तो ये चीज पहले बतानी थी ना, ऐसे बैठे हो लेके। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? while username not equal to this and password not equal to this। अगर मैं यूजर नेम गलत गलत डाल रही हूँ, पहली कंडीशन ही फॉल्स है हमारी। मेरा तो सही चल रहा है। कोई बात नहीं, एक मिनट चेक करते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। और लगा के सिला रहे हैं। और लगा के सही आ रहा है क्या? और लगा के सही आ रहा है। तो यार हम कंडीशन ही गलत दे रहे थे, ऐसा ही होना था। मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, मैंने देखो कंडीशन लिखी, इस कंडीशन को समझते हैं। कंडीशन मैंने लिखी कि यूजर नेम जो है ना, यार एक तो हैंड राइटिंग बड़ी गंदी हो गई है। देखो, अब इसका क्या मतलब है, एंड का क्या मतलब है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, देन ही वो ट्रू होगा, देन ही लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी। मतलब कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर यूजर नेम भी गलत है, पासवर्ड भी गलत है, देन ओनली हमें दोबारा उसको यूजर नेम पासवर्ड डालने को पूछना है। पर अगर ऐसा हो गया कि ये यूजर नेम, आप कितनी बच्चे ऑफलाइन आते हैं? हाँ जी, मोस्टली। क्या हो गया? कैसे काउंट करनी थी मुझे, कितने ऑफलाइन और ऑनलाइन? ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो, अब अगर क्या हो जाता है, किसी ने यूजर नेम गलत डाल दिया, यूजर नेम किसी ने गलत डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, चेक करा गया कि क्या एडमिन नॉट इक्वल टू, यहाँ पे गलत यूजर नेम हो गया, फिर बीच में आया एंड, पर पासवर्ड डाल दिया गया सही। अब देखो इस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा ट्रू, इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, स्किप हो गया, व्हाइल लूप चलेगी नहीं, दैट्स व्हाई सीधा आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि अगर यूजर नेम गलत हुआ या फिर पासवर्ड गलत हुआ, दोनों में से कोई भी गलत हुआ या दोनों के दोनों गलत हुए, उस केस में हमें लूप को ही चलाना है बार बार। मतलब कि यहाँ पे एंड की और यूज होगा, क्योंकि अगर इधर एंड की जगह और होता तो हमारी कंडीशन का रिजल्ट क्या, फाइनल रिजल्ट
ट्रू आता। जब ट्रू एंड फॉल्स को और करा जाता है तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, ट्रू आता है। तो अब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी, दैट इज वाई ये लूप के अंदर एंटर करके उसको दोबारा चलाया जाएगा। ठीक है जी। प्रॉब्लम हमारी किस में थी, प्रॉब्लम हमारी ये कंडीशन को लिखते वक्त हम जो ये यूज कर रहे थे इसमें थी। ये देखो गलत पासवर्ड, पासवर्ड सिर्फ सही है, नेम गलत है तब भी आ रहा है रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। अब अगर दोनों के दोनों सही डाल रही हैं देन ओनली इट विल बी पॉसिबल टू मी, इट विल बी पॉसिबल फॉर मी टू लॉग इन सक्सेसफुली। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आया एंड और का कॉन्सेप्ट। हो गया ठीक ना, करें आगे। इस फॉर वाइल लूप के हम क्वेश्चन करेंगे, पर आज लूप्स के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार उनको समझ लेते हैं, फिर कल का पूरा दिन प्रैक्टिस पे लगाएंगे। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं फॉर लूप पे। देखो फॉर लूप का काम भी होता है कोड एग्जीक्यूट कराना रिपीटेडली, जो कि लूप का काम होता ही है। पर अगर मैं प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स में बात करूं ना, तो देखो हमें देखने को मिलेगा कि फॉर लूप इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर आइटरेबल्स। फॉर लूप जो होती है ना, इट इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर आइटरेबल्स। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ऐसी सी चीज मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जी, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि फॉर लूप इज यूज टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस। सीक्वेंस आइटरेबल्स इंटरचेंजेबली आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मोस्ट प्रोबेबली यही आ रहा है कि इट इज यूज टू आइटरेट ओवर सीक्वेंस। यहाँ पे सभी जगह ये आ रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है इट इज यूज टू आइटरेट ओवर सीक्वेंस, आइटरेट ओवर सीक्वेंस। ठीक है, या सारी जगह क्या आ रहा है कि फॉर लूप इज यूज टू आइटरेट ओवर सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, कौन बताएगा सीक्वेंस किसको बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ आइटम्स सीक्वेंस बोला जाता है। ठीक है, जब डेटा टाइप्स करी थी ना, याद करो मैंने ना पाइथन जीएफजी पे आपको एक फ्लो चार्ट सा दिखाया था पाइथन की डेटा टाइप्स का, जिसमें सीक्वेंसेस भी आ रही थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि आज अभी हम सिर्फ एक ही सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, दैट इज स्ट्रिंग। आगे हम और भी सीक्वेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो कई बार देखो क्या होता है कि मेरे पास ना कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती हैं, और मुझे हर आइटम को विजिट करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, हर आइटम को एक्सेस करना होता है। तो ऐसा सा करने के लिए बेसिकली जो है हमारे पास फॉर लूप्स काम आती है। ठीक है जी, यहाँ पे आइटरेबल्स की जगह आप सीक्वेंसेस भी लिख सकते हो कि जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती हैं, अगर उन आइटम्स के हर सिंगल एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं, उसके हर सिंगल एलिमेंट पे वन बाय वन विजिट करना चाहते हैं, दैट इज व्हेन वी कैन यूज फॉर लूप। दैट इज व्हाट फॉर लूप इज यूज्ड फॉर। ठीक है जी। अब देखो एक सिंपल सी एग्जांपल है, अभी हमने एक ही सीक्वेंस पढ़ी है, दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो मैं ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रही हूँ, इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिख दिया मैंने रैंडम। अब मैं फॉर लूप की हेल्प से इस स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट कर सकती हूँ। आइटरेट का बेसिकली क्या मतलब है कि इसके हर एलिमेंट को विजिट करना, हर एलिमेंट को ट्रेवर्स करना वन बाय वन। अब वो करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे लिखा जाता है फॉर। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो, ABCXYZIMNOP करेक्टर, कुछ भी जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल का नाम रखते हैं। देन लगाया जाता है इन। इनका मतलब क्या होता है, व्हाट इज इन,
इनका मतलब क्या होता है, इनके बारे में हमने पढ़ा है पहले। व्हाट इज इन क्या होता है? अरे ये तो इंग्लिश थोड़ी ना पूछ रही हूँ, पाइथन के अंदर मैंने आपको इन के बारे में बताया था, इन क्या होता है? पढ़ते नहीं हो आप लोग? मेंबरशिप ऑपरेटर याद है? मेंबरशिप ऑपरेटर कराया था। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो ये बोल रहा है कि नहीं कराया था, हमें तो पता ही नहीं है इनके बारे में। अरे यार, एक तो इसमें फाइल्स नहीं सही से सेव मेरी। नोट्स भेजे हुए हैं, उसमें देख लेना। हम्म। इन नॉट इन, हाँ वही तो पूछ रही हूँ। करवाया था ना। वो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? ये भी बस वही कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अरे कहाँ गया? ये कर रहा है। हाँ, यहाँ पे ये क्या करेगा, चेक करेगा कि फॉर एवरी, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आई रख लिया, और यहाँ पे इनके बाद आपकी स्ट्रिंग का नाम लिखा जाएगा, आपके आइटरेबल का नाम लिखा जाएगा, आपकी सीक्वेंस का नाम लिखा जाएगा। तो अब ये लूप पता है क्या करेगी, ये ऑटोमेटिकली इस सीक्वेंस के सबसे पहले एलिमेंट, सबसे पहले करेक्टर से शुरू कर देगी। जब ये लूप पहली बार चलेगी तब ये वेरिएबल इस वैल्यू को एक्सेस कर रहा होगा। जब दूसरी बार चलेगी उससे नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे कर करके ये हर एक सिंगल एलिमेंट को विजिट करेगा। और आप इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो आप इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे मैंने सिंपल क्या करा दिया, इसको प्रिंट ही करा दिया। तो अब क्या होगा, ये लूप कैसे काम करेगी, यहाँ पे फॉर आई इन str लिखने का मतलब है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इसको प्रिंट कराना शुरू कर दो। हर हर एक्शन के साथ मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, क्या कराते जाओ, एलिमेंट्स को प्रिंट कराते जाओ। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा होता वो भी करके देख लेते हैं। देखो जी, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है। मैं फॉर लूप के साथ इस स्ट्रिंग पे इस सीक्वेंस के ऊपर क्या कर रही हूँ, आइटरेट। सबसे पहले एलिमेंट को एक्सेस करेगी। आई के अंदर अब सबसे पहली आइटरेशन में क्या स्टोर्ड है, एच स्टोर्ड है। तो इसलिए क्या करना है, इसके अंदर हमने लिखा क्या है कि क्या करा दो, इसको प्रिंट करा दो, दैट इज व्हाई इट विल गेट प्रिंटेड। ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप खत्म होने के बाद वापस से यहाँ पे इस स्ट्रिंग पे जाया जाएगा। इस बार हमारी आई में क्या स्टोर होगा, ई स्टोर होगा। यहाँ पे लिख दिया गया, ई को भी प्रिंट करा दो। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट एल आ जाएगा, फिर नेक्स्ट एल, फिर ओ, ऐसे ही क्या करेगा, एवरी सिंगल एलिमेंट के ऊपर आइटरेट करता रहेगा। और यहाँ पे हमने जो भी लिख रखा होगा कि इस एलिमेंट को ये कर दो, ये उसको कर देगा। हमने सिंपल प्रिंट लिखा था, दैट इज व्हाई इसने प्रिंट करा दिया। समझ आया जी? ठीक है जी। अब ऐसे यहाँ पे देखो कि ये तो हमारे पास क्या हो रहा था, एक सीक्वेंस थी, एक सीक्वेंस के ऊपर हमने सिंपली आइटरेट करा, उसको प्रिंट करा।
ठीक है जी। अब अगली चीज देखो हम क्या कर सकते हैं फॉर लूप के साथ सिमिलरली। अगर मुझे किसी चीज को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, जैसे हमने हेलो को 5 बार प्रिंट कराया था ना व्हाइल लूप को यूज करके, सेम ही चीज हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। पहले आपको काम देखो समझाऊंगी फॉर लूप से कैसे करना, व्हाइल से कैसे करना, फिर डिफरेंस भी समझाऊंगी कि दोनों लूप्स में डिफरेंस क्या होता है और हमें कौन सी कब यूज करनी है। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगी प्रॉपरली। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये जो हमने व्हाइल लूप के साथ पूरा का पूरा कोड लिखा है कि किसी चीज को 5 बार प्रिंट करा रहे हैं, सेम काम फॉर से कैसे करना है। ठीक है, अब हमें इतना तो पता है कि फॉर के बाद यहाँ पे कुछ कुछ लिखा जाएगा और बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंट पर देखो अब यहाँ पे ये नहीं पता है कि कैसे यार क्या इनिशियलाइज करानी है, उसको पाई वन इंक्रीमेंट कराना है। तो व्हेनेवर हमें फॉर लूप के साथ रिपीटेड टास्क कराना होता है कि ये 4 बार कर दो, ये 5 बार कर दो, तो हमारे पास ना एक रेंज नाम का फंक्शन आता है। वी हैव इनबिल्ट फंक्शन नेम्ड रेंज। अब ये रेंज फंक्शन के अंदर ना मैं जितनी भी वैल्यू पास करूंगी, सपोज मैंने 6 वैल्यू पास कर दी है, ये रेंज फंक्शन मुझे क्या करेगा, 0 से लेके 5 तक ये 6 एक्सक्लूडेड रहेगा। वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पे होगी, यहाँ पे जो लिखा गया उसमें -1। ये इतने नंबर्स की मुझे एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर देगा, दैट विल बी 0 1 2 3 4 एंड 5। अब सीक्वेंस के ऊपर आइटरेट करना पॉसिबल होता है, सीक्वेंस के ऊपर आइटरेट करना पॉसिबल होता है ना। तो जब भी हम ऐसा काउंट बेस्ड काम कराना चाहते हैं यूजिंग फॉर लूप, हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेंज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि फॉर लूप हमेशा सिर्फ सीक्वेंसेस के ऊपर ही आइटरेट कर सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉर आई इन रेंज। अब क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि रेंज फंक्शन के अंदर आप अगर 6 पास करोगे, ये 0 से हमेशा स्टार्ट करके ये नंबर -1 तक हमें एक सीक्वेंस जनरेट कर देगा। तो ऑब्वियसली ये फॉर लूप क्या करती रहेगी, इस सीक्वेंस के एक एक एलिमेंट को विजिट करती रहेगी। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्रिंट हेलो। हर एक सिंगल वैल्यू के लिए क्या कर देना है, हेलो प्रिंट कर देना है। तो ये भी हमारे पास क्या कर देगा, 6 बार हेलो प्रिंट करा देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज 5, 5 ही करते हैं। तो देखो इसने 5 बार हेलो प्रिंट करा। ठीक है जी, इतना नोट करो, फिर समझाती हूँ कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे। कर लिया जी नोट। ठीक है, अब देखो क्या होगा एक्चुअल में। देखो जी, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रेंज फंक्शन जो पहली वैल्यू प्रोड्यूस करता है ना, दैट इज 0। तो सबसे पहले 0 के ये जो है फॉर लूप है, इस रेंज के पहली एलिमेंट पे जाएगी 0 पे, उसके लिए प्रिंट करा देगी हेलो। फिर आगे जब दूसरी बार लूप चलेगी तो वो 1 वैल्यू को एक्सेस कर रहा होगा, बेसिकली 1 के ऊपर चली जाएगी, फिर प्रिंट करा देगी हेलो। फिर ऐसे 2 पे, 3 पे, 4 पे। ठीक है, तो ये बेसिकली 0 से लेके यहाँ तक एक सीक्वेंस दे देता है। एंड आफ्टर विजिटिंग एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस, जो यहाँ पे टास्क लिखा गया है वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। अगर हम चाहें तो हम इसके साथ साथ एक्चुअल में जो आई में वैल्यू स्टोर हो रही है वो आई की वैल्यू भी देख सकते हैं। ये देखो जी, पहले 0 थी,
फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, मतलब कि एक्चुअल में ये रेंज फंक्शन सच में 0 से लेके यहाँ तक वैल्यूज को क्या करा रहा होता है, प्रोवाइड करा रहा होता है 1 बाय 1। एंड ये फॉर लूप क्या करती है, इसके हर एलिमेंट के ऊपर आइटरेट करेगी। पहली बार में आई की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट, दूसरी बार में आई की वैल्यू सेकंड एलिमेंट, तीसरी बार में आई की वैल्यू थर्ड एलिमेंट, और ऐसे चीजें चलती। समझ आया जी? ठीक है जी, समझ आ रहा है ना? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ आ रहा? अगर देखो कुछ मुश्किल लग रहा है, कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, तो वो पूछना है, देन ओनली आई विल बी एबल टू क्लियर इट। ठीक है जी। अब देखो और हम इस रेंज फंक्शन को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। पहले तो हमने सिंपल देख लिया कि जब भी हमें कोई काउंट बेस्ड काम कराना होता है, मुझे कोई भी काम 4 बार कराना है, 5 बार कराना है, मैं वो नंबर बस यहाँ पे पास करूंगी और सिंपली यहाँ पे वो काम लिख दूंगी जो मुझे क्या कराना है। जैसे सपोज मैंने 4 तक नंबर ही प्रिंट कराने हैं, तो ये 4 तक नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है जी। और देखो रेंज फंक्शन कैसे यूज होता है। रेंज फंक्शन के अंदर एक तो हम सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जो रेंज फंक्शन है, जब मैं इसके अंदर कोई भी सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करूंगी, ये मुझे 0 से लेके -1 ऑफ दैट वैल्यू तक एक सीक्वेंस दे देगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रेंज फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज दे सकते हैं। पहली है स्टार्ट वैल्यू, दूसरी है स्टॉप वैल्यू। कि यहाँ पे जो वैल्यूज प्रोवाइड करी जा रही है, जो दिखाई दे रही है, इनिशियली तो क्या होता है, 0 से स्टार्ट हो जाता है और जहां तक जो भी आपने वैल्यू दी होती है वहां तक ये जाता है। पर आप खुद से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मुझे यार ये 4 से, मुझे ना 10 से स्टार्ट करके ये 14 तक लेके जाना है, तो देखो ये 10 11 12 13 वैल्यूज हमें दे देगा। ये हमारी स्टार्ट वैल्यू, ये हमारी स्टॉप वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू इंक्लूसिव होती है, स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूसिव होती है। ठीक है जी, वो इंक्लूड नहीं होगी। इसके साथ नंबर, यहाँ पे जो नंबर लिख रहा है इसके साथ लिखना है लो, उसमें ना एंड यूज होगा और यूज होगा, कॉमा आगे स्ट्रिंग लिख देनी है। होगी जी इतना। करें जी आगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रेंज फंक्शन के अंदर स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप, ये तीन चीजें हम क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। स्टार्ट वैल्यू, यहाँ से काउंटिंग या नंबरिंग स्टार्ट हो जाए, कहां तक जाए और कितना का डिफरेंस हम हर स्टेप में डालना चाहते हैं। ठीक है जी। जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 से शुरू करो, 100 तक जाओ और बीच में 10 स्टेप डाल दो, तो इससे क्या होगा देखो, 1 से शुरू होगी, ठीक है जी, और इसको जाना कहाँ तक है, 100 तक जाना है। 10 का स्टेप मतलब पहली वैल्यू जो होगी उसमें 10 करके दूसरी वैल्यू, 10 ऐड करके दूसरी वैल्यू दिखाना, फिर उसमें 10 ऐड करके तीसरी वैल्यू दिखाना, 10 ऐड करके चौथी वैल्यू दिखाना। ठीक है, ये होता है हमारे पास स्टेप। ठीक है जी, डन है।
और अगर हमें यूजर से इनपुट कराना, ठीक है, देखो मुझे एक क्वेश्चन दिया गया, आस्क अ नंबर फ्रॉम यूजर देन प्रिंट numbers from 0 to the number provided by user. हमें क्या करना है, हमें 0 से लेके कहां तक नंबरिंग प्रिंट करानी है, जहां तक यूजर ने बोल दिया कि ये नंबर है, यहां तक वो कराओ, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर से नंबर पूछने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एंटर नंबर। ठीक है जी, अब मैं फॉर लूप चला सकती हूँ कि फॉर आई इन रेंज, देखो स्टार्ट तो हमें 0 से ही करना है, एंड हमें कहाँ पे करना है, जो नंबर हमने यूजर से इनपुट कराया। तो यहाँ पे खुद से नंबर लिखने की बजाय हम क्या कर देंगे, वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अगर यूजर 20 लिखेगा यहाँ 20 आ जाएगा, अगर 12 लिखेगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, है जी। तो आई को प्रिंट करा लेते हैं। देखो पहले मेरे से नंबर पूछा गया, मैंने 12 एंटर करा तो यहाँ पे 12 तक प्रिंट करा दिया गया। अगर दोबारा पूछा जाएगा, मैंने 2 प्रिंट करा, यहाँ पे 2 तक प्रिंट करा दिया जाएगा। समझ आया जी। तो ऐसे हम इस रेंज फंक्शन को फिक्स की जगह डायनेमिक भी बना सकते हैं कि ये रेंज भी यूजर ही डिसाइड करे। ठीक है जी, डन। फिर जैसे हमने पॉजिटिव रेंज ली है कि पॉजिटिव बाय 1 इंक्रीज होके जा रहा है, एज हम नेगेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है जी, कि काउंटिंग मुझे 10 से लेके 1 तक लेके आनी है। तो उस केस में देखो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट नंबर क्या देंगे 10, एंड नंबर 1। ये एक्सक्लूसिव होता है तो 0 दे लेते हैं अगर मुझे 1 तक चाहिए। पर ये ना ऐसे नहीं करा जा सकता सीधा। व्हेनेवर हम नेगेटिव नंबरिंग करते हैं ना, कि स्टार्ट वैल्यू ज्यादा है स्टॉप वैल्यू कम है, उस केस में हमें यहाँ पे स्टेप वैल्यू में बताना पड़ता है कि -1 करके आना है पीछे को, देन ओनली नेगेटिव वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नेगेटिव वाला पार्ट डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता। समझ आया जी। व्हेनेवर आप रेंज फंक्शन में नेगेटिव रेंज प्रोड्यूस करना चाहते हो, जो हायर नंबर से लोअर नंबर की तरफ आ रही है, देन हमें स्टेप में बताना पड़ता है कि वो -1 करके आएगी या -2 करके, जितने भी आपके अकॉर्डिंगली आएगी। ठीक है जी, क्लियर है। स्टेप फंक्शन में आएगा, स्टेप मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि रेंज के अंदर हम 3 वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और कितना डिफरेंस रखना है। तो जब हम नेगेटिव वो करना चाहते हैं ना कि बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है, तब हमें स्टेप वैल्यू देनी ही पड़ती है, वैसे ऑप्शनल होती है। क्लियर है जी इतना। अब एक क्वेश्चन करें सिंपल सा। देखो आपने क्या करना है, प्रिंट ऑल द even numbers using for loop and range function। जो हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा है, जो हमने रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ा है, इन्हीं दोनों का यूज करके हमें 0 से लेके 20 के बीच में जो इवन नंबर आ रहे हैं, वो प्रिंट करानी है। हो जाएगा। यस मैम। ठीक है जी, करो फिर।
बस जो ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं ना, इन्हीं को एक बार कंसीडर कर लेना करने से पहले, हो जाएगा, बहुत इजी है। हो गया मैम। ठीक है जी, कैसे कराएं? हाँ, स्टेप वैल्यू देखिए, हमें 0 से लेके 20 तक जाना है, तो मतलब 21 लिखेंगे। ये देखो जी, ठीक है जी, क्लियर है, इजी है। सिमिलरली आप अगला क्वेश्चन करोगे। पांच से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स हैं, सभी के क्यूब्स प्रिंट कराने हैं आपको, सभी के क्यूब्स प्रिंट कराने। क्यूब समझते हो ना, रेज टू पावर 3, वो करना है, करो। हो गया मैम। हो गया जी। यस मैम। यही करा जी सबने, बस आई को रेज टू पावर 3 कर दिया, दैट्स इट। और अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये ना बिल्कुल फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए, फॉर्मेटेड आउटपुट ऐसे लिखा होना चाहिए कि द क्यूब ऑफ 5 is 125, then the cube of 6 is कितना होता है, 216। ऐसे ही सारा 20 तक चाहिए, ऐसे आउटपुट लिखो। पहले हम नॉर्मली क्यूब्स प्रिंट करा रहे हैं, अब मुझे पूरे ऐसी की ऐसी स्टेटमेंट चाहिए। प्रिंट स्टेटमेंट को ही मॉडिफाई करना है यार। हो गया मैम। ठीक है जी, बस इतना कराना था।
अगला क्वेश्चन करें, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज हाउ टू यूज अ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन फॉर लूप। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप के साथ साथ कंडीशन, या फिर नहीं उससे पहले, हाँ ये कर लेते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स करते हैं फॉर लूप। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स करने से पहले एक और इतना हो गया ना, इतना सबको समझ आ गया। एक और चीज डिस्कस करते हैं, दैट आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, वी हैव सम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इनसाइड लूप्स। वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, दे कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, कि एक लूप हमारे पास कैसे चल रही है, क्या उसमें हमें एग्जीक्यूट कराना है, क्या हमें एग्जीक्यूट नहीं कराना। ठीक है जी, देखो हमारे पास ना मेन 3 कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। पर यार ये करने से पहले एक बार कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा देते हैं उसमें। कंडीशनल स्टेटमेंट्स तो आई होप अब सबको अच्छे से पता होंगी, व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। अभी हमने कल ही वो टॉपिक कंप्लीट करा है। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने, हाँ यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, प्रिंट नंबर्स divisible by both 3 and 5 हमें वो नंबर्स प्रिंट कराने हैं फ्रॉम 1 to 100 जो कि 3 से भी एज वेल एज 5 से भी डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी चेक करनी आती है सबको प्रोग्रामिंग में। वैसे नॉर्मली किसी चीज की डिविजिबिलिटी हमें कैसे पता चलती है, मैं अगर आपको बोलूं कि हमारे, जिससे देखो क्वेश्चन पूछूंगी ना उसी ने आंसर करना है, सभी आंसर नहीं करेंगे। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलती हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 48, टेल मी वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है। बचपन में सबने पढ़ा होगा ना, 3rd 4th क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। कैसे पता चलता है हमें कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय समथिंग और नॉट। कैसे पता चलता है जी, कंडीशन से पास करते मैथ्स में पूछ रही हूँ, मैथ्स में कहाँ ऐसा पढ़ा था कुछ कंडीशन कंडीशन, ये पाइथन से पहले डिवाइड करके डिवाइड करके देखना पड़ेगा। डिवाइड करके क्या आएगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा। रिमाइंडर 0 मैम। ठीक है। रिमाइंडर 0, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रही हूँ विद सम अदर नंबर, अगर वो रिजल्ट 0 आ रहा है दैट मीन्स हमारा वो नंबर क्या है, उस स्पेसिफिक नंबर से डिविजिबल है। मैं पूछ रही हूँ कि क्या 48 6 से डिविजिबल है। अगर हम 48 एंड 6 को डिवाइड कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग रिमाइंडर 0, दैट मीन्स आवर नंबर्स आर डिविजिबल। और अगर प्रोग्रामिंग में यही चीज चेक करनी हो तो क्या लगाना पड़ेगा, मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, राइट। और मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ कि क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, वो बस ऐसे, मैं ऐसे देखो किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो सारा ऊपर से जाएगा, हमें लगेगा कि यार क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है एंड बेसिक मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल, इतनी सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे मैं नॉर्मली सिंपल एग्जांपल्स लेती नहीं हूँ कि इवन ऑड चेक कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो। नहीं यार, ये तो बच्चों वाली बात होगी ना कि इवन ऑड चेक कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो। हमें कैसे नहीं पता कि कौन से नंबर इवन होते हैं, कौन से नंबर ऑड होते हैं। और अगर हम इतना सा लॉजिक प्रोग्रामिंग में नहीं लिख सकते, फिर हमें आगे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डिवॉप्स कैसे करनी है।
है ना। डेटा साइंस जिन्होंने करनी है आगे सारा मैथमेटिक्स ही है, कितना मैथ्स यूज होता है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है देन ओनली आप अच्छी डेटा साइंस की फील्ड में अपना वो कर सकते हो। तो अगर हमें डिविजिबिलिटी ही नहीं पता है कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, वो तो बहुत बेसिक मैथ हो जाता है ना बच्चों वाला। तो बंदे की ना, देखो ऐसा नहीं होता कि हमें चीजें पता नहीं होती, चीजें पता भी होती हैं बट प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है। हमारा ब्रेन ऐसा है ही नहीं कि हमसे एकदम से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए और हम उसका रिस्पॉन्स दे पाए। मे बी एट द बैक ऑफ माइंड हमें पता है ये चीजें ऐसी हैं, पर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि एकदम से हमसे क्वेश्चन पूछा जाए और हम अपने ब्रेन में उसको एनालाइज करके वो आंसर दे पाए। वरना चीजें तो है ही नहीं मुश्किल। अब मैंने 1 मिनट में बताया डिवाइड करके जीरो, सबको पता है यार, ये चीज तो हमें भी पता थी, है ना। पर हम क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए कि शायद यार बहुत कोई मुश्किल लॉजिक होगा जिसका हमें आंसर ही नहीं आएगा कभी। ठीक है, तो अब हमें अगर यही चीज रिमाइंडर जीरो वाला कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में चेक करना है, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मॉडुलस यूज करना पड़ेगा। एंड हम क्या कंडीशन लिखेंगे, टू चेक अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, उसके लिए क्या कंडीशन लिखी जाएगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले चेक करा जाएगा कि क्या वो जो स्पेसिफिक नंबर है उसका 3 के साथ भी जीरो मॉड्यूलस आ रहा हो, एज वेल एज उसका 5 के साथ भी मॉड्यूलस जीरो आ रहा है। अगर तो ऐसा हुआ देन ओनली हमें वो नंबर प्रिंट कराना है, अदरवाइज हमें वो नंबर प्रिंट नहीं करवाना है। तो मतलब कि यहाँ पे आके क्या किया जाएगा, यहाँ पे पहले मैं एक रेंज ले लेती हूँ फॉर लूप के साथ। फॉर आई इन रेंज, कहाँ से, 0 से लेके, सॉरी 1 से कर लेते हैं, 1 से लेके 100 तक जाना है, राइट। और देखो अब हमें क्या क्या यहाँ पे सारे आई प्रिंट कराने हैं, सारे आई नहीं प्रिंट कराने, कुछ स्पेसिफिक ही प्रिंट कराने हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि अगर वो आई 3 से भी डिवाइड करके 0 दे रहा होगा एंड 5 से डिवाइड होके भी रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, देन ओनली हमें क्या करना है, देन ओनली उस आई को प्रिंट कराना है। तो देखो, नाउ वी आर गेटिंग द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज बाय 5। ठीक है जी, तो ऐसे हम लूप्स के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं। ये तो मैंने एक सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई है, आप इफ एल्स, एलिफ, नेस्टेड इफ कैसे भी लगा सकते हो। ठीक है जी, जैसा सा आपका क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है जी इतना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के ऊपर, उनको पढ़ते हैं। देखो क्या होता है जी, ये जो हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है ना, ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स एक्चुअल में कंट्रोल करती हैं कि हमारी लूप्स की एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम जो 3 स्टेटमेंट्स बताई हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इतनी यूज नहीं होती, ये आगे फंक्शंस में यूज होती है, ये पी कॉलिंग के टाइम यूज होती है। तो पास को हम अभी स्किप कर रहे हैं, हम करेंगे सिर्फ ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, देखो सबसे पहला काम होता है कंटिन्यू, मतलब सबसे पहले हम पढ़ रहे होंगे कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, कोई चीज करना, ठीक है, रुकना नहीं है, काम करना, वो कंटिन्यू है। ठीक है जी, अब देखो कंटिन्यू क्या करेगा। कंटिन्यू की एग्जांपल के लिए ना हम सबसे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। देखो हम सब अलार्म लगाते हैं, राइट। मैंने सपोज स्पेसिफिक एक 5 बजे का, 5:30 बजे का एक अलार्म लगाया है। वो अलार्म रोज रिंग करता है, रोज वो जो स्पेसिफिक टाइम होगा रोज रिंग करता है। अब वो क्या है, वो एक लूप है, ठीक है, कि डेली उस टाइम पे उसको एग्जीक्यूट होना ही होना है, वो एक लूप है। ठीक है जी, पर मैंने क्या करा हुआ है, अब ऐसा भी होगा ना कि हमने सेट करा होता है कि इसको सैटरडे संडे को स्किप कर देना, इसको संडे को स्किप कर देना। तो देखो उस केस में लूप तो हमारी चल रही है,
मंडे टू सैटरडे चल रही है, नेक्स्ट मंडे फिर से वो चलेगी, बट हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन आ रही है कि जब जो हमारा डे है वो संडे हुआ, उस दिन को, उस लूप को स्किप कर देना है, उस दिन को उसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है। तो ये होता है कंटिन्यू, कि मेरे पास एक लूप है, उस लूप के अंदर मैंने कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है कि ये कोड मुझे हर बार करना ही करना है, करना ही करना है, बट फॉर सम स्पेसिफिक रीजन, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, मैं किसी चीज के लिए उस लूप को क्या करना चाहती हूँ, स्किप करना चाहती हूँ। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी आगे की एग्जीक्यूशन भी रुक जाए या आगे की एग्जीक्यूशन भी ना हो। बस हमारे पास एक सिंपल सी ऐसी कंडीशन आ रही है जिस केस में मैं उसको स्किप करना चाहती हूँ, तो हमारे पास यूज होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुझे यहाँ पे ना काउंटिंग प्रिंट करानी है 1 to 5, बट इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 को स्किप कर देना। ठीक है जी, 1 to 5 काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो जैसे हमने फॉर लूप लगा के रेंज फंक्शन यूज करा बिल्कुल वैसे ही करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉर लूप लगाई है, for I in range 5, मुझे प्रिंट कराना है I को। पर मेरे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि जब I की वैल्यू 2 हो रही है, तो जो नॉर्मली लूप के अंदर हो रहा है, लूप के अंदर क्या हो रहा है, I प्रिंट हो रही है, उस चीज को स्किप कर देना, सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। तो अब कंडीशन इफ से करी जाती है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि अगर इफ ये I की वैल्यू 2 आ गई, उस केस में क्या कर देना, उस केस में करना कंटिन्यू। एक बार आउटपुट चेक करते हैं, फिर उसको समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या। या इसको ना ऊपर की बजाय नीचे लिख लेते हैं, नहीं ऊपर ही लिखा जाए, ऊपर ही आएगा। करो ये नोट पहले कंटिन्यू। देखो 2 प्रिंट नहीं हुआ, राइट। अब इस चीज को समझते हैं कि कंटिन्यू ने करा क्या। देखो जी, सबसे पहली आइटरेशन जब चलेगी, आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। यही करता है रेंज फंक्शन, 0 से वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब देखो, अगर ये 0 है, फिर लूप के अंदर आया जाएगा, लूप के अंदर जाके यहाँ पे कंडीशन चेक करी जाएगी कि क्या 0 इज इक्वल टू 2 है। इस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। दैट इज वाई अभी के लिए ये इफ वाला पार्ट जो है इट विल बी स्किप, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया जाएगा आई को। ये हमारी आउटपुट है फाइनल। ठीक है जी। अब जब दूसरी आइटरेशन होगी, उसके टाइम आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेगी कि क्या 1 इक्वल्स टू 2 है, ये भी आ गया फॉल्स। फॉल्स आने की वजह से फिर ये स्किप एंड सीधा आई की वैल्यू प्रिंट कराएगी, दैट इज 1। जब थर्ड आइटरेशन चलेगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। देन यहाँ पे चेक करा जाएगा कि क्या 2 इज इक्वल टू 2, यही काम करना है ना सबसे पहले लूप के अंदर आके। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अब जब ये ट्रू हो जाएगा, इसका मतलब अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इस कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या है कि इस लूप के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो भी काम करा गया है, जो भी काम लिखा गया है, जस्ट फॉर दिस आइटरेशन आई हैव टू स्किप ऑल दैट कोड। जो भी काम मुझे परफॉर्म करने को बोला गया है ना, जब आई की वैल्यू 2 है, बेसिकली ट्रू है, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कंटिन्यू का मतलब होता है जस्ट फॉर दिस आइटरेशन स्किप ऑल द वर्क दैट हैज टू बी डन ड्यूरिंग द आइटरेशन। तो ड्यूरिंग द आइटरेशन बेसिकली हमारे पास होना क्या था, प्रिंट होना था। अब वो प्रिंट को क्या कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा, वो प्रिंट नहीं करा जाएगा। जस्ट लाइक इन अलार्म, कि अगर
डे जो है वो संडे है, तब क्या कर देना है हमें, अलार्म को स्किप कर देना है। समझ आया जी? फिर से बाकी जैसे नॉर्मल हमारे पास होता ही है कि अब नेक्स्ट आई की वैल्यू 3 है, ये चेक करा जाएगा इक्वल्स टू, ये फॉल्स आ जाएगा, फिर ये पार्ट स्किप, फिर से ये प्रिंट करा दिया जाएगा, 4 के लिए प्रिंट करा दिया जाएगा, ऐसे हमारा काम होता रहेगा। तो whenever in a loop we need to skip the code or we do not need to execute the code written in the block of for, then we can use continue। समझ आया जी? ठीक है, कंटिन्यू का काम होता है जस्ट फॉर सम स्पेसिफिक कंडीशंस हम लूप को स्किप करना चाहते हैं। ठीक है जी, बाकी जैसे नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रही है वो हमें करनी ही है। समझ आया जी कंटिन्यू का काम? कोई डाउट? अब जैसे हमने यहाँ पे पहले करा था कि यहाँ पे हमें सिर्फ वो नंबर्स प्रिंट कराने हैं जो कि 3 से क्या हो रहे हैं, 3 एंड 5 से डिविजिबल है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि सारे नंबर्स प्रिंट कराओ, जस्ट स्किप द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा देंगे। ठीक है जी, कैसे लगेगा? सेम ही कॉपी कर लेते। अब पहले हम क्या कर रहे थे, जो नंबर्स 3 एंड 5 से डिविजिबल थे उनको प्रिंट करा रहे थे। अब उस केस में हमें क्या लगाना है, अब उस केस में हमें कंटिन्यू कर देना है, उनको नहीं करना है। ठीक है जी, और इस इफ के ब्लॉक से बाहर आके बेसिकली हम नॉर्मल फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, चीजों को प्रिंट करा रहे हैं। तो देखो बाकी सारी काउंटिंग आ रही है, बट जस्ट द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, जैसे कि हमारे पास 15 हो गया, ठीक है, और क्या होता है 45 हो गया, 60 हो गया, यही नंबर्स होते हैं ना 3 5 से डिविजिबल, वो वाले स्किप हो रहे हैं, बाकी वाले क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। समझ आया जी? ठीक है, इतने में कोई डाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट में? कर लो जी नोट इतना। हो गया जी? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, ये चीजों के बारे में पढ़ के आना है। ठीक है, डिटेल में जो भी मैंने फॉर लूप के बारे में आज बताया है, रेंज फंक्शन के बारे में बताया है, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताया है, फिर हमारे पास ये जो बाकी बचता है पास स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट है। ठीक है जी, और बहुत सारे क्वेश्चंस ये हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट, कोई चीज ना समझ आई हो